पहले कभी पेरेंट्स कहते थे कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और आज कई सारे युवा कम से कम खुद कहते हैं मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं। अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गई और लोग पैसा कमाने की बजाय अटेंशन कमाने के लिए यहां आने लगे और अटेंशन अपने आप ही बाद में पैसे में बदलने लगे। क्या ये करियर है? आपको लगातार ऐसी रील्स और वीडियोस दिखाई देंगे जो आपसे ये कहते हैं कि जिस दिन आप वायरल हुए, आपका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, आपका करियर सेट हो जाएगा। लोग आपको देख के पहचानने लगे तो आपका करियर सेट हो जाएगा। सबसे पहले तो समझिए कि सच्चाई ये नहीं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर आपके पास फॉलोअर्स थोड़े बार एक आध बार आ भी जाए और आप एक आध जो वीडियो है, एक आध जो कंटेंट है वो वायरल हो भी जाए, तब भी ये आपका करियर नहीं हो जाता अनलेस यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग सम वैल्यू। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज भारत के समाज में एक अजीब बदलाव दिखाई दे रहा है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। पहले कभी पेरेंट्स कहते थे कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और आज कई सारे युवा कम से कम खुद कहते हैं मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बदलती हुई इकोनॉमिक्स की कहानी भी है? कुछ अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव हो रहा है। India is currently recognized as having the most number of creators in the economy. 10 करोड़ डिजिटल क्रिएटर्स भारत में इस समय हैं। 10 करोड़। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, वो एक नई इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को जन्म दे रहे हैं। और इसका परिणाम है कि हमारे पास 10 करोड़ क्रिएटर हैं। एक समय था जब करियर आपके पैदा होने से तय होता था, यानी कि अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो ये कोई सवाल ही नहीं था कि आपका करियर क्या होने वाला है। अगर आप एक किसान परिवार में पैदा हुए थे तो आप किसान बनने वाले थे। अगर आप कारीगर या शिल्पकार परिवार से आते हैं तो आपको कारीगर या शिल्पकार बनना था। सब कुछ पहले से सेट था। उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत सिंपल थी। उसका आधार जमीन था, श्रम और उत्पादन था, और समाज की शक्ति भी इसी ढांचे पर टिकी हुई थी। फिर उसके बाद होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनें आती हैं, और मशीनें आने से ये सारा का सारा लैंडस्केप बदल जाता है। 18-19 सेंचुरी के यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है उसने पूरी सोसाइटी की दिशा बदल दी। स्टीम इंजन आता है और स्टीम इंजन के बाद फैक्ट्रियां आती हैं और प्रोडक्शन जो है वो गांव से शहर की तरफ पहुंच जाता है। मनुष्य जो है, मनुष्य का श्रम जो है वो केंद्रीय भूमिका में हो जाता है और किसान की जगह पे मजदूर केंद्रीय भूमिका में आ जाता है। उद्योगपति आते हैं, फैक्ट्री, मजदूर, तम एक तरह का मिडिल क्लास फिर राइज करता है। और अब लोगों को अपने सपनों के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करना पड़ता है। फिर हाल फिलहाल में एक नया बदलाव होता है। एक सूचना अर्थव्यवस्था तक शुरू होती है, एक इंफॉर्मेशन इकोनॉमी शुरू होती है। इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी पावर बन जाता है। आप कोडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंप्यूटर इंटरनेट आपको आता है कि नहीं आता, इन सबसे तय होने लगता है कि आपका करियर क्या होगा। ऐसे में कई बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया पर राज करती हुई दिखाई देती है। माइक्रोसॉफ्ट निकल कर आता है, एप्पल निकल के आता है, गूगल निकल कर आता है, और इसी किस्म के दूसरी कंपनियां निकल कर आती है। और 21st सेंचुरी आते आते इंजीनियर बनना और इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में हिस्सा लेना आपके करियर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये वह समय था जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे। लेकिन अब हाल फिलहाल में अटेंशन इकोनॉमी, एक नई इकोनॉमी आई है। ये 21st सेंचुरी का बदलाव है, जिसे आप जेनजी कहते हैं, उनका बदलाव है। नए नए प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को ने तय किया कि लोगों के सपने क्या होंगे। मेटा आता है, यूट्यूब आता है, टिकटॉक आता है, और इस किस्म के तमाम प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो कीमती संसाधन है वो न जमीन बचा, न फैक्ट्री बचा, इवन आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं बची। अटेंशन इकोनॉमी में अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गई और लोग पैसा कमाने की बजाय अटेंशन कमाने के लिए यहां आने लगे और अटेंशन अपने आप ही बाद में पैसे में बदलने लगी। दैट लीड्स टू अ न्यू सिचुएशन विच इज कॉल्ड ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी एक इकोनॉमिक पावर बन गई। ये वह दौर है जिसमें अर्थशास्त्री जो हैं वो एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दिस इज ऑरेंज इकोनॉमी वेयर द क्रिएटिविटी इज द की थिंग। यहां पर वह इंडस्ट्री दिखाई देती है जिसमें मुख्य संसाधन जो है वो मनुष्य की रचनात्मकता और कल्पना है। आप इसे मीडिया में देख सकते हैं, आप इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख सकते हैं, इसे आप डिजाइन इंडस्ट्री में देख सकते हैं, आप इसे डिजिटल स्टोरी टेलिंग में देख सकते हैं, आप गेमिंग में देख सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट जैसी चीजों में देख सकते हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, ये जो रचनात्मक उद्योग है, ये विश्व स्तर पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। इस नई अर्थव्यवस्था के जो नायक हैं, इसके जो हीरो हैं, वो हैं क्रिएटर्स। इसलिए लोगों के मन में अब
क्रिएटर बनने की चाह जो है वह सबके सामने आ रही है। समझने की कोशिश कीजिए कि भारत इस पूरे के पूरे खेल में कहां है। अगर आप भारत को देखें, उसकी टेक्नोलॉजी को देखें और वहां पर जो लोगों की आकांक्षाएं या सपने हैं, इनका जो इंटरसेक्शन है उसे समझने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे के पूरे इस इतिहास को समझ पा रहे हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की, तो आप जानते हैं कि सपने कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो रहे थे। इकोनॉमी यानी एक्सटीरियर टू यू डिसाइड कर रहा था कि आपके सपने क्या हो। अगर हम एक सामंतवादी अर्थव्यवस्था में थे तो आप जिस घर में पैदा हुए वहां से तय हो रहा था कि आपका करियर क्या होगा। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में थे तब तय हो रहा था कि मशीन और टेक्नोलॉजी तय कर रही थी कि आपका सपना है, आपकी जो एस्पिरेशन है वो क्या होंगी। और इसी तरीके से आपने इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के समय में देखा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के समय में भी आपके सपने आप तय नहीं कर रहे हैं, कभी भी नहीं करते थे। तो ये सपने जो हैं ये कहां से तय हो रहे हैं, ये आकांक्षाएं कहां से तय हो रही हैं, ये आपके एक्सटीरियर से। और हमारा एक्सटीरियर भरा हुआ है इंटरनेट से। इंडिया की बात करें तो रिलायंस जियो जब आता है और उसने मोबाइल के डेटा की कीमतों को बहुत कम कर दिया था, हालांकि वो फिर से बढ़ गई, अलग बात है, लेकिन वो काफी कम हो गई थी डेटा की कीमत। और आज भी इंटरनेशनली देखें तो हमारे यहाँ डेटा की कीमत कम है। इसने इंटरनेट को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर युवा के हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया है। ये स्मार्टफोन ऐसी चीज है जिसमें कैमरा भी है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें माइक्रोफोन भी है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें एडिटिंग स्टूडियो भी है। यानी कि आपके पास पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट का एक मंच आ गया है। इससे पहले आपको ब्रॉडकास्टर बनने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। आपको टेलीविजन स्टूडियो, महंगे कैमरे और बैंडविड्थ और न जाने क्या क्या चीजें चाहिए थी, जो अब आपके मोबाइल फोन के हाथ में आ गई। इसकी वजह से अब आपके पास ये सुविधा है कि आप अपनी पहचान और करियर को इसी एक छोटे से डिवाइस से कम बनाना शुरू कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट का क्रेज है, इसको आप साफ साफ तरीके से समझ, ये कंटेंट वही नहीं है जो कंटेंट टेलीविजन का था, प्लीज समझिएगा। हम बार बार कहते हैं, मार्शल मैक्लुहन ने कहा था, मीडियम इज मैसेज, जिसका मतलब है कि आप जिस संचार साधन का इस्तेमाल करते हैं वो तय करता है कि उसकी विषय वस्तु क्या होगी। अब आपका संचार साधन जो है वह एक आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वह है। इस वजह से ये जिस कंटेंट का ट्रेंड पैदा करता है वो वही नहीं है जो टेलीविजन में था या अखबार में था या किसी अन्य रेडियो में था या किसी अन्य माध्यम में था। अब आप रिलेटेबल चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको आइडेंटिटी देता है, इनफैक्ट ये आपको एक तरह की प्रतिष्ठा देता है और देता है आपको इन्फ्लुएंस, आपको प्रभाव देता है। औद्योगिक युग में पहचान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। औद्योगिक युग में आपने आइडेंटिटी जो पाते थे वो इस बात से पाते थे कि जिस प्रोडक्शन में आप हैं वहां पर आपके पास कौन सी पोस्ट है, आप मैनेजर हैं कि आप एक आम मजदूर हैं। लेकिन जो बाद का पीरियड है, मसलन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीरियड था, उस समय डिपेंड करता था कि आपके पास कौन सी स्किल है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लेकिन अब हम आ गए हैं डिजिटल युग में, जहां पहचान इस बात से तय होती है कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने व्यूज मिलते हैं, आपको कितनी एंगेजमेंट, लाइक और कमेंट्स के फॉर्म में मिलती है, और आप लोगों के मन में कितना डोपामिन पैदा करते हैं। इसलिए कंटेंट क्रिएशन अब केवल एक पेशा नहीं है, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल जो रिकॉग्निशन है, जो वैलिडेशन है, उसका प्रोसेस बन गया, उसका सिस्टम बन गया। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सा सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम इस बात को देखें कि लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं या केवल दिखाई देना चाहते हैं, दे जस्ट वांट कि वो दिखाई दें, उनको पहचान मिले, या वास्तव में वो एक करियर की तरह से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे साथ लोग बार बार बात करते हैं, मुझे एक टीचर भी मानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे इन्फ्लुएंसर भी मानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर और इंटरव्यूअर भी मानते हैं। उसके बेसिस पे मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग वास्तव में केवल वैलिडेशन के लिए इस दुनिया में आते हैं। ये बात सच है, बजाय इसके कि वो वास्तव में इसे करियर की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि लोग उसे पहचानने लगे, विजिबिलिटी मिल जाए, यही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये करियर है? आपको लगातार ऐसी रील्स और वीडियोस दिखाई देंगे जो आपसे ये कहते हैं कि जिस दिन आप वायरल हुए, आपका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, आपका करियर सेट हो जाएगा। लोग आपको देख के पहचानने लगे तो आपका करियर सेट हो जाएगा। सबसे पहले तो समझिए कि सच्चाई ये नहीं।
इस रियलिटी चेक को कीजिए। 10 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स की इस देश में कल्पना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तथ्य है कि हमारे पास 10 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें से अधिकांश लोग कभी पहचाने नहीं जाएंगे। अधिकांश लोग कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे जिस स्तर पर आप कह सकें कि इनके पास एक पहचान और इन्फ्लुएंस है। मैं बहुत सारे माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं, बडिंग एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर आपके पास फॉलोअर्स थोड़े बार एक आध बार आ भी जाएं और आप एक आध जो वीडियो है, एक आध जो कंटेंट है वो वायरल हो भी जाए, तब भी ये आपका करियर नहीं हो जाता अनलेस यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग सम वैल्यू। क्योंकि सच्चाई है कि लाखों फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स का मिलना, एक शानदार लाइफस्टाइल का होना, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली चीज है। इसमें वो लाखों लोग नहीं दिखाई देते जो लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनकी कोई पहचान नहीं बनती। ये वह स्थिति है जिसे साइकोलॉजी में सर्वाइवर बायस कहते हैं। आप जानते हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है, जो सफल हो गया, जो बच गया, आप उसकी कहानी को रिप्रेजेंटेटिव कहानी मानने की गलती कर बैठते हैं। ये सिविल सर्विसेज में होता है, ये तमाम दूसरे कॉम्पिटिशन्स में होता है, बिल्कुल यही क्रिएटर इंडस्ट्री में भी होता है। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें आप पहचानने लगते हैं, उनकी कहानी को आप रिप्रेजेंटेटिव कहानी मान लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सर्वाइवर बायस है। इस बात को समझिए कि जिस क्रिएटर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसमें असफलता की दर उतनी ही है, बल्कि ज्यादा है, जितनी किसी भी और कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, जितनी इंडस्ट्री में है, जितनी एंटरप्रेन्योरशिप में है, स्टार्टअप शुरू करने में है, या जितनी की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि आज आपने कैमरा शुरू किया, क्या अपने कैमरे के सामने बोलना, नाचना, गाना या जो भी आपकी नीश है वो आपने करना शुरू किया और कल आप हीरो हो जाएंगे। जिस दुनिया से ने ये सपने देने शुरू किए थे, बॉलीवुड, वहां का कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि अधिकांश मामलों में आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के केवल एक्स्ट्रा बनते हैं। और एक एक्स्ट्रा की क्या हैसियत होती है, उसकी क्या पहचान होती है, ये जानने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुंबई के तमाम स्लम्स में ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्राज मिलेंगे जो 1000 रुपये के लिए, 800 रुपये के लिए पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कि हीरो के पीछे नाचेंगे। अगर आप इतिहास को देखें तो आप जानते हैं कि हर युग का अलग आर्थिक नायक होता है। औद्योगिक युग में आप मजदूर की बात करते थे, सूचना के युग में आप आईटी इंजीनियर की बात करते थे, आज आप डिजिटल क्रिएटर की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आज डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं। ये केवल ट्रेंड नहीं है, हमारी इकॉनमी बदल रही है, उस इकॉनमी के चलते आकांक्षाएं या एस्पिरेशंस बदल रही हैं, ये उसको दिखाता है। कंटेंट बनाना आसान है, लेकिन अगर आप मेरे अनुभव के आधार पर कुछ सीखना चाहें तो मैं बताना चाहता हूँ कि वैल्यू डिलीवर करना और लगातार वैल्यू डिलीवर करना ये आसान नहीं है। एक सार्थक और मूल्यवान कंटेंट बनाने के लिए आपको लगातार परिश्रम करना पड़ता है, और ये केवल आपका इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। ये जो लोग कैमरे के पीछे हैं, जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जो तमाम इंडस्ट्री है, ये तमाम लोग इकट्ठे मेहनत करते हैं, टीम से मेहनत करते हैं, तब आपके सामने कोई कंटेंट पहुंचता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इसे लॉटरी की टिकट मत मानिए। किसी एक कंटेंट, किसी एक मीम के वायरल होने से आप एक रिस्पॉन्सिबल, इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा गहरे से समझिए।